रियल एस्टेट में अगर आपने कोई चीज 110 रुपए की ली है तो 100% वो आपका 200 रुपए ही होगा। Meet Sanjay Singh, the man who left his safe IT job to build his real estate empire in Pune. मोस्टली आईटी में लोग डेवलपमेंट जाते हैं तो इंडिया में आते थे तो उनको कल्चर शॉक लगता था, कहाँ आ गया यार। What does it really take to build a real estate empire in India? Why there are so many new launches and new developers coming in Pune market? With prices exploding and frauds getting smarter, you can't afford to make the wrong call. सैंपल फ्लैट में बिल्डर एक्स दिखाता है और डिलीवरी वाई देता है। अभी मैं नेम नहीं लूंगा, बट देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, नेक्सस। So if you're planning to buy property, invest in real estate, or just want to understand how India's real estate game really works, this episode is for you. Hello everyone, this is Nikhil Maurya and welcome to the Real Estate Podcast, जहाँ पे मैं आपके सामने बहुत से जानी मानी हस्ती पुणे रियल एस्टेट मार्केट के लेके आता हूँ। और आज उसी सीरीज में दिस इज माय 10th पॉडकास्ट और आज भी मेरे साथ बहुत ही वेल नोन डेवलपर पुणे के हैं। लेट मी टेल यू, ही गॉट अ 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू आईटी इंडस्ट्री और साथ ही में पिछले 15 साल से ही इज रनिंग अ सक्सेसफुल रियल एस्टेट डेवलपमेंट फर्म इन पुणे। एंड विद दैट लेट मी टेल यू, बहुत सी चीजें उन्होंने की है उनके लाइफ में। ऑनगोइंग अभी बहुत से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट उनके चल रहे हैं पुणे में और साथ ही में बहुत से सक्सेसफुल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट उन्होंने पुणे में डिलीवर भी किए हैं। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर संजय सिंह सर की, हु इज अ फाउंडर एंड एमडी ऑफ इंजीनियर्स हॉराइजन। तो चलिए करते हैं आज उनसे कुछ बातचीत। सो थैंक यू सो मच संजय सर फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट। सर वैसे तो मैंने आपका इंट्रोडक्शन दे दिया है, बट स्टिल आई वांट कि आप अपने बारे में कुछ बताएं मेरे व्यूअर्स को। यू हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि एक 10 इयर्स के आसपास मैंने आईटी इंडस्ट्री में काम किया जी। उसके बाद में फिर मैं रियल एस्टेट मैंने स्टार्ट किया हुआ है। सो अराउंड 15 ईयर से मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, काफ़ी सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इन लॉन्चिंग में हैं। तो ओवरऑल बिजनेस गोइंग गुड एंड सक्सेसफुली वी आर डिलीवरिंग लॉट ऑफ गुड क्वालिटी टू द कस्टमर्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे फ्यूचर में जिस तरह से इंडिया में ग्रोथ दिख रहा है रियल एस्टेट का, will be going to be a very big brand in the near future and we are trying to expand in all over India. Sir, all the best for Thank you. all the goals that you have. Sir, आप पहले ही टेक इंडस्ट्री में थे एंड टेक इंडस्ट्री में जो भी आईटी जॉब्स है दे आर वन ऑफ द सेफेस्ट जॉब इन द कंट्री, ऐसा माना जाता है। सर वहां से आपको घर बनाते हैं ये आइडिया कैसे आया? So निखिल, एक्चुअली मैंने 2006 में स्टार्ट किया था आईटी में। सो आई वाज पास आउट फ्रॉम वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मेरा पुणे में कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। तो कैंपस प्लेसमेंट के बाद में जब यहाँ पे आया तो एंटरप्रेन्योरशिप करना है, दिस वाज फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली इन माय माइंड। उसके बाद में कैसा हुआ कि लाइक मी विद कपल ऑफ माय फ्रेंड्स वी थॉट कि अपने को बिल्डर्स को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए और कस्टमाइज हाउसिंग डेवलप करवानी चाहिए। तो उस समय क्या किया, अराउंड 250 के आसपास में मेरे फ्रेंड्स थे जो डिफरेंट आईटी कंपनी से। तो उन सबसे बात करके सारे लोगों से बात किया और काफ़ी सारे बिल्डर से कांटेक्ट किया, बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर जो थे उनसे कांटेक्ट किया और उनको हमने कस्टमाइज हाउसिंग के लिए रेडी किया। तो अभी कैसा होता है कि आईटी में अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इंडिया के बाहर ट्रेवल करते हैं, इंडिया के बाहर रहते हैं। तो अगर आप हाउसिंग इंडिया में देखोगे और इंडिया के बाहर देखोगे तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस इन द हाउसिंग। इंडिया के बाहर इफ यू गो टू लाइक डेवलप नेशन, मोस्टली आईटी में लोग डेवलप नेशन जाते हैं, तो वहाँ पे जो हाउसिंग है दैट इज वेरी कंफर्टेबल जी। बहुत प्रीमियम है, बहुत कंफर्टेबल है लोगों के रहने के लिए। तो लोग जब वहाँ पे रहते थे 3 साल 4 साल वहाँ पे रह लिया, 5 साल वहाँ पे रह लिया, फिर इंडिया में आते थे तो उनको कल्चरल शॉक लगता था। मुझे भी लगा है कल्चरल शॉक। ओके। सो आई वॉज आउट ऑफ इंडिया फॉर लाइक वेरी लॉन्ग टाइम एंड जब मैं वहाँ से यहाँ पे आया तो आई वॉज गोइंग टू द हिंजेवाड़ी दैट डे। Okay. And it was after a long time I came back to the India. तो मैं जब हिंजेवाड़ी जा रहा था तो मुझे लगा यार कहाँ आ गया हूँ यार, मतलब लाइक यू नो हाउसिंग इज ऑल्सो नॉट गुड, फिर ट्रैफिक, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, एवरीथिंग इज chaos। तो जब हाउसिंग की बात आती है तो मैंने ये सोचा था कि जो भी यहाँ पे हाउसिंग डेवलप करेंगे तो वो ऐसा हाउसिंग होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे जो कंफर्ट मिलता है, फॉरेन कंट्रीज का कंफर्ट है, उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो क्वालिटी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। तो उस समय जो बिल्डर्स थे दे वर नॉट प्रोवाइडिंग दोज काइंड ऑफ क्वालिटी। तो मैंने मेरे फ्रेंड से बात किया एंड आई लीड दैट ग्रुप, ठीक है, विद कपल ऑफ माय फ्रेंड्स। और हमने क्या किया, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्टर से बात किया, काफ़ी सारे बिल्डर से बात किया कि अपने को ऐसा कस्टमाइज हाउसिंग चाहिए जिसमें रो हाउस होना चाहिए, बंगलोज होना चाहिए और काफ़ी सारे फ्लैट्स होने चाहिए, ऐसा डिमांड किया। तो ये सारा कुछ करते हुए फिर
बिल्डर्स कॉन्ट्रैक्टर साथ में निगोशिएट करते हुए टर्म शीट फाइनल किया, उनके साथ में लीगल कॉन्ट्रैक्ट किए, ये सब करते रहा। फिर अपन लोगों ने ग्रुप बनाए थे, जो आईटी के लोग थे उनके ग्रुप बनाए थे और वहाँ पे उनसे काफ़ी सारा कम्युनिकेशन करते थे। तो उस ग्रुप में लगभग 2-2,500 लोग के आसपास थे, जिनसे अपने काफ़ी सारा कम्युनिकेशन होता था कि क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्या प्राइस बैंड होना चाहिए, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, किस लेवल का कंफर्ट चाहिए, कौन सा एरिया चाहिए, ऐसा एरिया जो कि बजट फ्रेंडली भी हो और वहाँ पे सारी चीज़ें बेटर मिले। तो ये सारा कुछ करते-करते उसमें काफ़ी सारे लोगों से, कॉन्ट्रैक्टर से बात किया, नेगोशिएशन किया, लीगल चीज़ें स्टडी की, टेक्निकल एस्पेक्ट्स का स्टडी किए, ये सारा कुछ करते हुए उसके बाद फाइनली अपन ने प्रोजेक्ट्स कुछ बिल्डर्स को दिए, कॉन्ट्रैक्टर को दिए और उनसे वो प्रोजेक्ट डेवलप करवा के लिया। इंटरेस्टिंग। अब वो जब उनसे प्रोजेक्ट डिलीवर करवा के लिया तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स कैसी आई कि जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, जो मेरे टीम का एक्सपेक्टेशन था कि जिस लेवल की हाउसिंग डिलीवर होनी चाहिए, इनफैक्ट क्वालिटी उस समय मार्केट से बहुत बेटर थी। जो मार्केट में नॉर्मल बिल्डर डिलीवर कर रहे थे, उनसे क्वालिटी बहुत बेटर थी। बट वो क्वालिटी मेरे सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं आई। ओके। और फिर कुछ कैसा है कि सपोज करो आपने प्रॉमिस एक्स किया, डिलीवर वाई किया, तो वो एक थोड़ा सा ऐसा रह गया कि यार मतलब मजा नहीं आया इसमें। तो फिर मैंने क्या काम किया, देन अगेन आई स्टार्टेड, देन आई टुक ऑल द ओनरशिप इन माय हैंड, देन आई हैव नॉट गिवन टू एनी अदर बिल्डर। ओके। किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं दिया, सारे ओनरशिप मेरे और मेरे टीम के हाथ में लिए। और उसके बाद में विंडोज ग्रुप फॉर्म किया 2010 में। ओके। तो विंडोज ग्रुप फॉर्म किया और वहां पे डिफरेंट फेजेस में हमने प्रोजेक्ट डिलीवर करना स्टार्ट किया। जी। तो उसके लिए सारी चीजें स्क्रैच से किया, लोगों से, मतलब लाइक लैंड परचेज से लेना, लैंड परचेज किया, उसके बाद सारे कंसल्टेंट्स हायर किए, लैंड परचेज के टाइम पे जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे खुद से गो थ्रू किए, डिफरेंट लॉयर्स हायर किए, एवरीथिंग व्हाट द बिल्डर डज नाउअडेज टुडे। सो वी हैव डन एवरीथिंग बाय आवर ओन, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको करना चालू किया। जी। और वो करना जब चालू किया तो उसके बाद जब क्वालिटी डिलीवर करना चालू किया, देन फिर सेटिस्फेक्शन आने लगा। तो वो फील आने लगा कि नो वी आर डूइंग वेरी गुड। उसके बाद में कैसा हो गया कि फिर जब करने लगे तो लोगों ने काफी प्रमोट किया कि अभी इसको स्केल करना था। दैट टाइम वी वर डूइंग ओनली फॉर द आईटी पीपल। केवल आईटी वाले लोग अपने पास घर पे ले पाते थे, वो भी लाइक फ्रेंड सर्कल और कनेक्ट्स के थ्रू। वी वर नॉट डूइंग एनी मार्केटिंग, वी वर नॉट ओपन इन द मार्केट। फिर लोगों ने बोला कि वी शुड डू फॉर इट फॉर एवरीबडी एंड एवरीबडी इज हैविंग द डिमांड, लाइक एवरीबडी इज हैविंग द नीड ऑफ दिस काइंड ऑफ हाउसिंग। देन वी केम इन द मार्केट, आई रीनेम्ड इट एज ए इंजीनियर्स होरिज़न, and then I started doing the different projects in different areas. So this is how the journey got converted from the like IT to the real estate. Interesting sir, quite inspiring journey. सर मुझे पूछना था, अभी आपने बताया कि यू फाउंड विंडोज ग्रुप, नाउ इट हैज बिकम इंजीनियर्स होराइजन। सर आपका जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था जो आपने बनाया, उसके बारे में बताइए। वाज इट फाइनेंस्ड, उसमें आपने पैसा कमाया और आपकी क्या लर्निंग थी उसमें? नहीं, पैसा तो नहीं कमाया उसमें, frankly speaking. Why sir? बट बता रहा हूँ, तो हुआ कैसा कि वो प्रोजेक्ट दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसमें क्या किया कि जब मैंने आईटी के लोगों से सारे लोगों के लिए डिलीवर करना स्टार्ट किया, तो उस समय हमने क्या किया कि उस समय हमने फाइनेंस वगैरह नहीं लिया था। फाइनेंस लोगों ने सेल्फ किए थे, उनके पास से ही फाइनेंस आया था, और बाकी जो अपने पास सेविंग्स थी और बाकी अपने पास जो डिफरेंट पैसे थे वो वहां पे इन्वेस्ट किए और उससे किया। तो उस समय अपना मेजर फोकस ये था कि पैसा कमाना वाज नॉट अ मोटिव। उस समय मेजर फोकस था कि पहले एक बार चीजों को लर्न किया जाए, डिलीवर किया जाए, देन वी विल स्टार्ट अर्निंग। तो ऐसे करके विंडोज ग्रुप पूरा खत्म किया और पीपल वर वेरी सेटिस्फाइड। उस समय अगर आप देखोगे तो लोगों को मार्केट से 30-40% चीपर रेट पे हमने फ्लैट दिया था। Is it? हाँ, और 30-40% चीपर रेट देने के बाद में लोगों के अराउंड अगर आप देखोगे तो जो लोगों ने रीसेल किए उसमें 70 to 80% लोगों को एप्रिसिएशन मिला। तो that was very fantastic project and people liked a lot. In fact, nowadays also lot of people when they are selling, मतलब like you know 2 BHK तब स्टार्ट किया था एक 25 से 30 लाख रुपए के आसपास। प्रोजेक्ट का नाम क्या था सर? विंडोज ग्रुप, इट इज इन द सुस एरिया। अच्छा, विंडोज नाम से ही प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो सुस एरिया में किया था और 25 से 30 लाख 2 BHK के प्राइस थे। 3 BHK वाज आल्सो अराउंड 35-40 लाख के आसपास में। सीरियसली इतना कम? सो कौन से ईयर की ये बात है? इट इज अराउंड 2012-13 के आसपास में। इंटरेस्टिंग। और फिर उसके बाद में लाइक अभी जो लोग वहाँ रीसेल करते हैं दे सेल एट अराउंड 1.3 करोड़ 1.4 करोड़ के आसपास में, लाइक डूइंग लाइक दैट। अमेजिंग एप्रिसिएशन सर। आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लोगों को लगता है रियल एस्टेट बिजनेस बहुत रिस्की है, आपने उस रिस्क को कैसे बैलेंस किया और कैसे वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बिल्ड की? सी, रियल एस्टेट इज रिस्की, देयर इज नो डाउट।
रिस्की होने का रीजन क्या है कि दिस इज नॉट ऑर्गेनाइज। यहाँ पे कैसा होता है कि बहुत सारी चीजें लाइक आती हैं जो कि सरप्राइजिंग होती हैं, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। लाइक क्या सर, अगर आप बताना अगर आप देखोगे तो लाइक इफ यू गो फॉर द लाइजनिंग पार्ट, लाइजनिंग में भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो होते हैं वो बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। ओके। गवर्नमेंट के नॉर्म्स बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं और उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि कई बार सपोज करो आपने प्रोजेक्ट में कुछ एक्स प्लान किया है और प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते ड्यू टू द लाइजनिंग आपको एक्स की जगह वाई डिलीवर करना पड़ता है। जैसे एक मेरे प्रोजेक्ट में रिसेंटली क्या हुआ था कि मैंने वहां पे एक फायर रिफ्यूज एरिया डेवलप किया था कि ये सपोज करो 7th फ्लोर पे फायर रिफ्यूज एरिया होगा। अभी कस्टमर ने मेरे पास परचेज किया तो उसने बोला कि मैंने ये देख के परचेज किया था कि रिफ्यूज एरिया मेरे 7th फ्लोर के मेरे फ्लैट के बगल में होगा जी। तो बाद में जब गवर्नमेंट से रिवाइज सैंक्शन लिया तो 7th की जगह उन्होंने 9th पे कर दिया। उनके जो पैरामीटर्स थे उसके हिसाब से वो चेंजेस हो गए उसके अंदर। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क आते हैं विच इज अनफोर्सीन। अभी इफ यू नो कि लाइक गवर्नमेंट के जो डीपीज होते हैं इसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं जी। तो अगर ये चेंजेस आप देखोगे तो सपोज करो कि आपने कुछ लैंड लिया, अगर सपोज करो एक्स यूज के लिए, कल की डेट में उसमें कुछ गवर्नमेंट के नए नॉर्म्स आ गए कि अभी आपको एविएशन डिपार्टमेंट सपोज करो एनओसी लेना है। कुछ एरिया में एविएशन डिपार्टमेंट से एनओसी नहीं है, कुछ एरिया में एविएशन डिपार्टमेंट से एनओसी आ जाता है। फिर क्या होता है कि सपोज करो आपको हाइट जाना था 22 स्टोरी, फिर उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपको 15th स्टोरी या 14th स्टोरी के ऊपर आप नहीं जा सकते हो। तो वहां पे आपकी मार्जिन में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। सर डेवलपर के ये फ्रीक्वेंट नॉर्म्स क्यों चेंज हो रहे हैं? व्हाट इज द प्रॉब्लम? सी एक्चुअली उसका अगर आप रीजन देखोगे तो इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। ओके। इंडिया, और अगर आप पॉलिटिशियन से बात करोगे या फिर टाउन प्लानर से बात करोगे तो वो भी आपको ये चीज बोलेंगे। अभी इंडिया में कैसा है कि अपने लोग बहुत फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। ओके। 1.5 बिलियन पॉपुलेशन हो गई। अगर आप देखोगे जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई तो वी वर अराउंड 40 करोड़। तो मतलब 70 ईयर्स, 75 80 ईयर्स में आप ये देखो हम लोग 3-4 फोल्ड हो चुके हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट जो प्लान करती है सपोज करो 10 ईयर्स के लिए वो या 20 ईयर्स के लिए, वो उनका प्लान 5 ईयर्स में ही एग्जॉस्ट हो जाता है। आप जितनी भी रोड्स देखोगे, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, गवर्नमेंट जो डेवलप करती है वो डेवलप करती है कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में, 15 ईयर्स में तक ये चलेगा, 20 ईयर्स तक यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वो 5-7 साल में ही ओवर क्राउडेड हो जाता है बिकॉज छोटी सिटीज से माइग्रेशन बहुत ज्यादा है बड़ी सिटीज में। और ये जो इतना फास्ट ग्रो हो रहा है कंट्री, उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। फिर गवर्नमेंट को नॉर्म्स चेंज करने पड़ते हैं। सपोज करो गवर्नमेंट ने अभी प्लान किया हुआ है कि एक एयरपोर्ट लेके आ रहा है एक्स जगह पे, कल की जगह वो वाई जगह पे शिफ्ट करते हैं, तो वाई जगह के आसपास के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इंपैक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रिस्क होते हैं जो कि आपको पता नहीं होता है वो आने वाला है और वो आ जाता है। और जब वो आ जाता है देन यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन कि उसमें सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए। ओके, दैट्स व्हाई कि मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो रहा है यस इन द मार्केट। ओके, यस। अभी आप देखोगे जब कोई भी सिटी के रोड देखो, जब वो डेवलप हुई तो गवर्नमेंट ने ऐसा बताया कि ये 10 साल 15 साल तक ये कभी ओवर क्राउडेड नहीं होती। बट यू गो इन एनी एरिया, यू गो हिंजेवाड़ी इन 9:30 इन द मॉर्निंग, you see what kind of traffic you'll see. You go to any developing city like Bangalore and all those places, people say like अभी कुछ दिन पहले आया था कि like दुबई जल्दी पहुंच गया लेकिन बैंगलोर एयरपोर्ट से घर नहीं आ पाया। ट्रू सर। मुझे लगता है हार्डली 2.5 hours में फ्रॉम मुंबई यू कैन रीच टू दुबई, सो इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट। बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू ट्रैवल अराउंड 150 to 200 किलोमीटर्स, बहुत टफ है। एंड इट्स नॉट अभी सिर्फ रोड डेवलपमेंट नहीं, इवन द ट्रैफिक इज सो मच बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन जो आपने कहा। सर क्या कोई ऐसी डील जिसे आपने छोड़ दिया और आज तक सोचते शायद वो ले लेनी चाहिए थी, या फिर ऐसी कोई डील जहां पे आपने हाँ बोला और अब तक रिग्रेट कर रहे हो? हाँ बोल के रिग्रेट किया। एक प्रोजेक्ट था, उसमें मैंने प्रोजेक्ट लिया। ओके। और वो लेने के बाद में मुझे फील हुआ कि जिनके साथ मैं काम कर रहा था दोज पीपल आर नॉट गुड पीपल। ओके। तो वहां पे मुझे बहुत सारे इश्यूज हुए, सेवरल इश्यूज, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हुए। तो वो सारे कॉम्प्लिकेशन सॉल्व किए, सारे कुछ किए, वहां पे लॉस भी बहुत हुआ। ओके। बट उसमें मैंने एक लर्निंग ली खुद के साथ में कि कभी किसी के साथ भी काम करो, ठीक है, कभी किसी के साथ एसोसिएशन करो तो रादर देन प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसके साथ आप काम कर रहे हो। जी। अगर आप राइट बंदे के साथ काम करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट द प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट भी मिलेगा और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। आप डिलीवर भी अच्छी चीज करोगे, आपके कस्टमर भी सेटिस्फाइड होंगे, एंड दैट विल बी विन विन फॉर एवरीबॉडी।
बट इफ यू विल नॉट वेरीफाई द पर्सन बिफोर डूइंग द बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, देन कितना भी प्रॉफिटेबल डील होने दो, शुरू में दिखने दो, वो शुरू में आपको दिखेगा बट आगे जाके वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा. Interesting. So good human beings are very important in business whenever you are dealing with. Yes. Okay. So आपके लिए ये सबसे बड़ा learning. This is the best learning for me. Okay. सर आपके पूरे रियल एस्टेट करियर में, रियल एस्टेट जर्नी में आपके लिए सबसे ज्यादा टेस्टिंग या फिर वल्नरेबल मोमेंट क्या रहा है? सारा कुछ ही टेस्टिंग और वल्नरेबल रहता है. हाँ सर, आपने बोला कि रियल एस्टेट इज वेरी अनसर्टेन, बट स्टिल देखो सारी प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं, बट प्रॉब्लम्स के साथ में लाइक आई एंजॉय द सॉल्विंग प्रॉब्लम. ओके. तो प्रॉब्लम आते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद में आगे बढ़ते हैं. एक बार सॉल्व किया तो उसके बाद में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसके बाद में कुछ वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, दैट गिव्स बिगेस्ट सेटिस्फेक्शन. तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जबकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद में आगे बढ़े, बी इट लाइक यू नो लैंड इशू और बी इट द कस्टमर इशू और बी इट द डिलीवरी इशू, यू कैन नेम लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये सारी चीजें चलती रहती है, बट दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस. इट नॉट ओनली हैपन ओनली द रियल एस्टेट, इट हैपन इन ऑल द बिजनेस. एंड द पीपल हु सक्सेसफुली लाइक यू नो सॉल्व द प्रॉब्लम्स, they only like you know become the successful in the business. Very nice. सर अभी हम रियल एस्टेट पे आते हैं. सो मुझे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है. सर आज 2025 में लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग अ फॉरेक्स ट्रेडर और समथिंग लाइक दैट. सर क्रिप्टो करेंसी आ गई है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं. सर आपको आज भी लगता है रियल एस्टेट इज द मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन 2025 एज वेल? Yes. मैं आपको एक बात बताता हूँ पुरानी जी. मेरे फादर ने मुझे सिखाया था ये. वो बोला करते थे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट which government also says. One is movable asset and second one is immovable asset. True. So what is immovable? Real estate is basically immovable. जी. मतलब आपने एक बार प्रॉपर्टी ली तो अभी कैसा होता है कि प्रॉपर्टी आप आज लोगे, कल नहीं बेचोगे. ठीक है, आप थोड़े टाइम तक रुकोगे. आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की बात करो तो लोग ये बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑलवेज डन ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्ग टर्म. अभी लॉन्ग टर्म कैसे देखोगे? सपोज करो आपने स्टॉक लिया, आप आज स्टॉक लेते हो, कल बेचते हो. ठीक है, आज जो आपने स्टॉक 100 रुपए पे लिया, कल आप 110 रुपए पे बेच देते हो. आपने 10 रुपए का प्रॉफिट वहां पे ले लिया, बट होता कैसा, वही 110 रुपए का स्टॉक कल 200 रुपए का होता है. True. और कुछ स्टॉक 110 रुपए के 20 रुपए के भी होते हैं. बिल्कुल. तो वहां पर रिस्क बहुत हाई है. रियल एस्टेट में अगर आपने कोई चीज 110 रुपए की ली है तो 100% वो आपका 200 रुपए ही होगा. 110 रुपए की चीज कभी आपकी 50 रुपए की नहीं हुई है, बिकॉज लैंड कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड. जी. लैंड के ऊपर आप घर बना सकते हो, बट आज जो यूजेबल लैंड है जिसके ऊपर आप घर बना सकते हो, ऐसा कितना परसेंट लैंड है इंडिया में अगर आप देखो तो? सर आप देखो वहां पे आप मोस्ट ऑफ द एरिया माउंटेन है, फॉरेस्ट है, कुछ एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पे खेती की जा सकती है. तो रेजिडेंशियल लैंड जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो वैसे बहुत कम लैंड है. इसकी वजह से कभी भी देखो, नॉट ओनली इन इंडिया, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, रियल एस्टेट इज ऑलवेज बेनिफिशियल एंड इट ऑलवेज गिव्स यू अ रिटर्न विच योर सेकेंड जनरेशन इनहेरिट, which is good for your you know after a certain period of time when you become retire. ठीक है, आप उतना ज्यादा मॉनिटर नहीं कर सकते हो चीजों को, स्टॉक को, क्रिप्टो को या बाकी चीजों को आप उतना मॉनिटर नहीं कर सकते हो, बट आपके पास में जो आपका फ्लैट रहेगा, आपके पास में अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, आपके पास में जो भी रियल एस्टेट एसेट है, वो आपको रेंटल देने वाला है. वो आपको वैल्यू एप्रिसिएशन उसमें होने वाला है. अगर आप सारी चीजें कैलकुलेट करोगे, सपोज करो कोई बोलता है कि नहीं मुझे स्टॉक्स में 20% का मार्जिन मिला, बट आप एक लॉन्ग टर्म पीरियड देखो, 20 ईयर्स का, 20 ईयर्स देखो, वो 20% आपको कितने टाइम मिला. वो सपोज करो आपने वहां पे अगर 5 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, तो वो 5 लाख रुपए की आज क्या कीमत है? जी बिल्कुल. आप रियल एस्टेट देखो 20 साल में कि जब आपने 5 लाख रुपए लगाए थे, आज जो मुझे पता है लोगों ने 20 साल पहले में, आज जो लोगों ने 2004-5 में फ्लैट्स लिए थे, 4 लाख 5 लाख रुपए के फ्लैट लिए थे, आज वो करोड़ों की कीमत है. आज वो रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं तो करोड़ के 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए मिल रहे हैं. स्टॉक्स में जो अपने कभी सुनते हैं कि एक स्टॉक्स ने 8000% ग्रो किया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किया, बिल्कुल, दैट इज ओनली स्टोरी. मल्टी बैगर्स है, वो आपको 1000 स्टॉक में एक स्टॉक चलता है.
करेक्ट। रियल इस्टेट में बेसिकली आपके कोई भी पोर्टफोलियो देखो, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी भी एरिया में जाओ, सपोज करो एक एरिया में अगर आपको 500% अप्रिशिएशन मिला है तो दूसरे एरिया में आपको 300% मिलेगा, बट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एरिया में सपोज करो आपको 500% मिला है तो दूसरे एरिया में आपको नेगेटिव गया। बिल्कुल, दिस विल नेवर हैपन। तो रियल इस्टेट इज ऑलवेज सेफेस्ट एंड अगर आपको करना भी है स्टॉक या बाकी चीजों में तो आप एक परसेंटेज डिवाइड करो, 70-80% यू डू इन द रियल इस्टेट, 20%, 15% you can go for the stock and like mutual fund or whatever you want. You can go into that. So totally agree with your point. Even in my podcast or in my informative videos as well, मैं बोलता हूँ कि asset allocation बहुत जरूरी है, कि सिर्फ रियल इस्टेट में पूरा इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। डेफिनेटली आई एग्री विथ योर पॉइंट कि रियल इस्टेट इज द मोस्ट स्टेबल इन्वेस्टमेंट जहाँ पे आपको रेगुलर टाइम पे रिटर्न आते रहेगा, और वही इक्विटीज में वैसा हो नहीं सकता सर। And definitely, sir, अब हमारे व्यू पॉइंट कहीं मिलते हैं because we both belong to the same industry. So thank you so much for this wonderful answer, sir. We'll next move to the next question. What is your thought about Pune real estate market? अभी सर इतने सारे न्यू लॉन्चेस और इतने डेवलपर्स क्यों पुणे रियल एस्टेट में आ रहे हैं? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा फ्रॉम लास्ट 1 ईयर लोधा काफी अग्रेसिव हो गया है पुणे में, ईस्ट में भी उन्होंने प्रोजेक्ट लाया है, साउथ में भी लाया है, इन बानेर ऑल्सो दे केम अप विद न्यू प्रोजेक्ट, इन हिंजेवाड़ी एज वेल। साथ ही में सर गोदरेज भी वापस न्यू लॉन्चेस के साथ आ रहा है, इवन के रहेजा इज ऑल्सो कमिंग अप विद द न्यू लॉन्चेस। अभी जो साउथ के काफी नामी बिल्डर है कासा ग्रैंड, ही ऑल्सो केम इन पुणे रियल एस्टेट। व्हाट इज द रीजन व्हाई देयर आर सो मेनी न्यू लॉन्चेस एंड न्यू डेवलपर्स कमिंग इन पुणे मार्केट? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो बेसिकली इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से आंसर करता हूँ। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज हैं इंडिया की, अगर तुम देखोगे तो लास्ट 10 years में नाउ एवरीबडी स्टार्टेड कमिंग। आज से 10 साल पहले अगर देखोगे तो जो बड़े ब्रांड्स हैं लाइक बिरला नहीं था, अडानी नहीं था, टाटा ग्रुप नहीं था, अगर थे भी तो बहुत छोटे लेवल पे थे। बट अभी जितने कॉर्पोरेट्स हैं, सारे कॉर्पोरेट्स यू नेम इट, ठीक है, बिरला इज कमिंग, हीरो इज कमिंग, देन यू नो ऑल द कॉर्पोरेट्स यू नेम इट, एंड एवरीबडी इज कमिंग इनटू द रियल एस्टेट। उसका रीजन क्या है कि रियल एस्टेट अभी पहले से बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो चुका है, एंड थैंक्स टू रेरा। रेरा के पहले क्या था कि कस्टमर्स का ट्रस्ट नहीं था और लोग पैसे को बहुत मिसयूज करते थे। डेवलपर्स लाइक एक प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग लिया, दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करते थे, एंड देयर वाज लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी। तो अभी रेरा आने के बाद में ये बिजनेस काफी ऑर्गेनाइज हो गया है। अभी कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट को और काम करना है, उसके बाद में दिस सेक्टर विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड। तो इसकी वजह से सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, कॉर्पोरेट्स एक तो बिजनेस में आ रहे हैं। दूसरा चीज, आई विल कम टू द सेकंड पॉइंट कि व्हाई दे आर कमिंग टू द पुणे। नाउ इफ यू विल सी टू द पुणे इंडिया के जो टॉप 10 सिटीज हैं जी, वो टॉप 10 सिटीज में आती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम पुणे को देखते हो तो पुणे में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, दैट इज बिकमिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पुणे इज एजुकेशन हब। पुणे में एजुकेशन बहुत अच्छा है, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सारे आईटी कंपनीज हैं, बहुत सारे डिफरेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं। इसकी वजह से पुणे में जो लोग बाहर से आ रहे हैं डिफरेंट सिटीज से, लाइक रूरल महाराष्ट्र एंड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस ऑफ इंडिया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा इनफ्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ द सिटी, क्लाइमेट इज वेरी गुड। इसकी वजह से सारे जो डेवलपर्स हैं उनको ये मार्केट, दिस सीम्स टू बी वेरी लुक्रेटिव मार्केट, और इनके आने के बाद में मार्केट इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी गुड। अभी इनके आने के बाद में मार्केट में, अभी नाउ आई एम कंपेयरिंग माई प्रोडक्ट विद द लोधा प्रोडक्ट। अगर मैं लोधा के प्रोजेक्ट का सपोज करो 90-95% भी डिलीवर कर पाता हूं उनकी क्वालिटी, दे आर सेलिंग एट द रेट ऑफ 15,000 रुपीज, और मैं उनसे 50% प्राइस पे बेच रहा हूं, तो कस्टमर को तो बहुत फायदा है। बिल्कुल। सो इफ दे आर कमिंग, दैट इज वेरी गुड थिंग फॉर द रियल एस्टेट। सर मुझे एक सवाल इसमें पूछना था कि मैं आई एम टॉकिंग विद लॉट ऑफ इमर्जिंग डेवलपर्स नाउअडेज। सर उनका ऐसा कहना है कि बिकॉज दे आर कमिंग तो इनका दुकान बंद हो जाएगा, मतलब टू बी इन अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट अगर करूँ तो उनका कहना है कि हमारा दुकान बंद होने वाला है। दैट्स व्हाट दे आर फीलिंग। आपको क्या लगता है? नहीं, उनका दुकान नहीं बंद होगा, अभी उनको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। ओके। अभी वो जो पुराने तरीके से बेचते थे, पुराने तरीके से कस्टमर को ट्रीट करते थे, उनको सर्विस नहीं देते थे जी, और यू नो प्राइजेस लेते थे, पैसा एक प्रोजेक्ट का दूसरे प्रोजेक्ट में डालते थे या कुछ भी करते थे, बहुत सारी वल्नरेबिलिटी थी जी। वो सारी चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। बिजनेस प्रोफेशनलिज्म के साथ करना पड़ेगा,
और रेरा ने एटलीस्ट 60 to 70% प्रोफेशनल ला दिया है मार्केट के अंदर में। अगर आप देखोगे तो रेरा में हर 3 महीने में बिल्डर्स को कंप्लायंस करने पड़ते हैं, उनको स्टेटस रिपोर्ट देनी पड़ती है, कितना कंस्ट्रक्शन हो गया, कितना पैसा विड्रॉ किया है और वो प्रोजेक्ट के अंदर में यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीए सर्टिफिकेट्स देने पड़ते हैं। तो बहुत सारे कंप्लायंस को रेरा लेके आए जिसकी वजह से कस्टमर का बहुत सारा एक ट्रस्ट बढ़ा है। बिल्डर्स ने जो बिल्डर्स अगर आप देखो तो पिछले 15 सालों में काफी सारे ऐसे बिल्डर्स थे जो छोटे छोटे बिल्डर्स थे जो मार्केट से बाहर हो चुके हैं, जो कि अभी काम नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। उनका मोस्ट ऑफ द लोगों का रीजन ये था कि दे वर नॉट प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल नहीं थे, डिलीवरी नहीं था, सर्विस कुछ भी नहीं था, कुछ भी प्रॉमिस करते थे, कुछ भी डिलीवर करते थे। अभी वो सारी चीजें मार्केट से खत्म हो चुकी हैं। अभी जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं। जो अनप्रोफेशनल कुछ बचे भी होंगे दे विल बी ऑल्सो फिनिश्ड वेरी सून, दे विल बी फिनिश्ड बिकॉज अभी उनका कॉम्पिटिशन कॉर्पोरेट से हो रहा है। एंड इफ यू आर कॉम्पिटिंग विद द कॉर्पोरेट्स यू हैव टू सेट योर बेंचमार्क विच इज कॉम्पिटिटिव विद देम, देन ओनली कस्टमर विल बाय योर प्रोडक्ट। ओके सर, थैंक यू फॉर सच एन इंटरेस्टिंग आंसर। और ये बहुत बड़ी लर्निंग रहेंगी जो भी अभी स्मॉल टाइम डेवलपर्स है, जो भी डेवलपर्स अभी इस रेस में कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनको ऑर्गेनाइज बनना पड़ेगा। सर आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड इससे ही है। सर, घर लेते समय क्या रेड फ्लैग्स है या स्कैम्स है जिनका ध्यान रखना चाहिए जो कुछ बिल्डर्स करते हैं? नॉट एवरी बिल्डर्स बट देयर आर फ्यू बिल्डर्स जो बहुत सी अनइथिकल प्रैक्टिस करते हैं। आपको क्या लगता है, व्हाट आर द रेड फ्लैग्स एंड स्कैम जिससे बचना चाहिए होम बायर्स ने? होम बायर्स को अभी कैसा है कि जब भी वो फ्लैट खरीद रहे हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किस बिल्डर के पास खरीद रहे हैं, उसकी प्रीवियस डिलीवरी देखो, उसका प्रीवियस अगर पॉसिबल है तो उसके पुराने अगर वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं तो वो बिल्डर के वीडियोस देखो, उसके पुराने सैंपल फ्लैट देखो और उसके डिलीवर प्रोडक्ट देखो। बहुत बार क्या होता है कि सैंपल फ्लैट में बिल्डर X दिखाता है और डिलीवरी Y देता है जी। अभी मैं नेम नहीं लूंगा बट बहुत सारे बिल्डर ऐसे हैं जो सैंपल फ्लैट में जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी यूज करते हैं, बाद में जब मटेरियल यूज करते हैं तो उसका 50% चीपर रेट का मटेरियल यूज करते हैं। इज इट? यस। माय गॉड। तो ये कैसा पता चलेगा किसी को भी? इसके लिए तुम्हें कंस्ट्रक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। ओके। सपोज करो अभी जो भी मैं अपने प्रोजेक्ट्स में जो भी मटेरियल यूज करता हूँ आई ऑलवेज गो विद द ब्रांड्स। मतलब मेरे प्रोजेक्ट्स में अगर कभी भी तुम देखोगे टाइल से लेकर के जितने भी फिटिंग्स है, जो भी मटेरियल यूज कर रहा है, मैं कभी कोई लोकल प्रोजेक्ट यूज करता ही नहीं, कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं यूज करता हूँ। और ये स्पेशली ध्यान रखता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट हो वो ब्रांड का हो और क्वालिटी जो हो वो सेटिस्फाइड हो। कंस्ट्रक्शन जब होता है तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि क्वालिटी के टेस्ट करने पड़ते हैं, क्वालिटी वेरीफाई करना पड़ता है। कोई क्वालिटी वेरीफाई नहीं करता है बिकॉज दैट इज एक्सपेंसिव थिंग। तुम क्वालिटी के अपने जो मटेरियल होते हैं, अभी स्टील से लेकर के सीमेंट जितनी सारी चीजें हैं, सबके साइड के ऊपर जब तुम्हारी कंक्रीट होती है तो कंक्रीट के टाइम पे तुमको मटेरियल टेस्ट के लिए लैब में भेजना पड़ता है जी। तो वो प्राइजेस वगैरह वो पैसे बचाने के लिए वो लोग टेस्ट नहीं कराते हैं और कंस्ट्रक्शन होता रहता है। बाद में तुम्हें जो क्वालिटी मिलती है दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी। तो तुम्हें उसके लिए क्या करने का है कि तुम ये जब बिल्डर के पास जा रहे हो तो उनसे फ्लैट परचेज करने हो तब तुम तो डिमांड करो कि आप क्या क्वालिटी चेक्स करते हो, उसके सर्टिफिकेट दिखाओ। उसके सर्टिफिकेट जब तुम उनसे मांगोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं जी। ये सारी चीजें देखो, उनके प्रोडक्ट जो डिलीवर किए हुए हैं प्रीवियस प्रोजेक्ट वो जाके देखो, प्राइस देखो कि वो क्या प्राइस डिमांड कर रहे हैं, उनके कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड हुए हैं, वहां पे जो कस्टमर है इन जनरल वो कस्टमर का फीडबैक क्या है। और तुम अगर ऑनलाइन जाकर के कस्टमर का फीडबैक चेक कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑनलाइन में जो लिखते हैं वो एक 100 फ्लैट्स के अगर प्रोजेक्ट है, अगर वहां पे तुमको 5 या 10 रिव्यूज दिख रहे हैं, डोंट ट्रस्ट ऑन ओनली 5 और 10 रिव्यूज। क्योंकि क्या होता है कि अगर सपोज करो एक प्रोजेक्ट तुम कर रहे हो उसमें तुमने 100 फ्लैट डिलीवर किया, 100 फ्लैट में हो सकता है 5 से 10 कस्टमर अनसेटिस्फाइड हो बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजन। तो वो 5 से 10 लोगों ने अगर रिव्यू लिखे हैं, उनके रिव्यू को पढ़ करके तुमने बिल्डर का प्रोजेक्ट नहीं लिया या उनके रिव्यू को पढ़ करके प्रोजेक्ट लिया, दैट इज अगेन रॉन्ग डिसीजन। ओके। So you have to do very thorough study. Then there are lot of trusted channel partners are there. So you can go through the channel partners. You can trust them. उनके साथ एक बार मार्केट में सारे प्रोजेक्ट्स देख लो, कितने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कैसा है और उनका डिलीवरी कैसा है, लेगेसी कैसा है, वो सारी चीजें देखते हुए अपने बजट के हिसाब से देखते हुए। सपोज करो अगर आप ब्रांड के पास जा रहे हो, अभी जैसे मैंने बताया कि लोडा के पास में आपने लिया 15,000 रुपीज का रेट, और वही सेम चीज या उससे सपोज करो 5% लेसर क्वालिटी इफ यू आर गेटिंग इन द 50% रेट, और उससे कई बार बेटर क्वालिटी भी आपको मिलेगी कम पैसे में।
तो यू कैन टेक योर कॉल, और उसके बाद में फिर आपको बाकी सारी चीज़ें, आपके एरिया जो आपके चॉइसेस हैं कि किस एरिया में आपको लेना है, वो सारी चीज़ें देखते हुए आप उनके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। सर ये तो हुई सर स्कैम से बचने की, या फिर जो भी नॉर्मल बिल्डर्स जो भी इथिकल नहीं है वो ऐसी चीजें करते हैं उनसे बचने के लिए आपने बताया कि रिव्यूज चेक करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखनी चाहिए, मटेरियल्स कौन से यूज किए हैं वो देखना चाहिए, और उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स देखने चाहिए। सर लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को, होम बायर हु इज लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी, उसको अगर राइट प्राइस किसी बिल्डर से लेना है, उससे अगर निगोशिएशन करना है, तो वो क्या कर सकता है? उसके लिए कैसे निगोशिएट करे बिल्डर्स के साथ? बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। सी देखो, जो मैं ट्रस्ट करता हूँ, जो मैं बिलीव करता हूँ, मैं मेरे प्रोजेक्ट्स में नॉर्मली प्राइस इन्फ्लेट करके नहीं बताता हूँ। कि सपोज करो मैंने बताया कि 80 लाख का फ्लैट है और फिर 70 लाख में दे दिया, तो आइडली जहां पे बहुत निगोशिएशन हो रहा है वो बिल्डर से बचने का। जहां पे निगोशिएशन कम है, कंसिडरेबल रेट में निगोशिएशन है, वहां पे तुम निगोशिएट करो, और तुम एक इस चेकलिस्ट बनाओ तुम्हारे पास में कि सपोज करो तुम्हें 10 चीजें चाहिए, तुम्हें स्विमिंग पूल चाहिए, तुम्हारे प्रोजेक्ट में एमिनिटीज चाहिए, बाकी सारी चीजें चाहिए, और तुम बिल्डर्स को उसके हिसाब से रेट करो कि इनकी क्या क्वालिटी है, इनकी डिलीवरी कैसी है, इनकी लेगेसी कैसी है। सपोज करो तुमने 5 प्रोजेक्ट के डिफरेंट बिल्डर्स के 5 प्रोजेक्ट्स को एक नोट डाउन कर लिया, डिफरेंट पैरामीटर्स डाले, प्राइस ये है, उसमें डिलीवरी ये है, ट्रस्ट वर्दनेस है नहीं है, और स्पेक्स जो है वो कैसे हैं, ये सारा चीज करके तुमने एक बना लिया नॉर्मल तुम्हारा 5 लोगों का फॉर्मेट। वो 5 लोगों में अभी तुम सपोज करो तुम जा रहे हो निगोशिएट करने के लिए, देन यू नो कि तुम जिस बिल्डर से निगोशिएट करने जा रहे हो उसकी क्या चीजें अच्छी और क्या चीजें बुरी हैं। तो जो चीजें उसकी अच्छी नहीं है उस चीजों पे तुम उसको काउंटर कर सकते हो। उस चीजों पे तुम अगर उसको काउंटर करोगे तो वो थोड़ा अपना प्राइस तुमको कम करने का ट्राई करेगा। कैसे, चलो ये मेरा ड्रॉबैक है, तो ये बंदे को ये ड्रॉबैक मेरा पता है, उस पर निगोशिएट कर रहा है, तो वो तुमको उस पर नीचे आएगा। और अगर तुमको उसमें दिखता है कि सपोज करो उससे दिख रहा है कि दूसरा प्रोजेक्ट उससे बेटर दे रहा है या चीजें हैं, तो तुम एक बार बता सकते हो कि ये विसिनिटी में या ये बगल के प्रोजेक्ट में ये बिल्डर ये सारी चीजें दे रहा है और उसके प्राइस पॉइंट जो है वो आपसे बेटर हैं, देन ही कैन कम डाउन। ओके सर, थैंक यू फॉर सच एन वंडरफुल आंसर। ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव था। जो भी रियल एस्टेट में निगोशिएशन चाहते हैं वो डेफिनेटली ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। सर अभी मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है, एंड ये सर सभी होम बायर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बहुत से रियल एस्टेट डेवलपर्स को भी ये क्लैरिफाई करना है। सर रियल एस्टेट में ऐसा क्या मिथ है जो होम बायर्स या फिर किसी को भी लगता है सच है, बट दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग? किसके बारे में, किस चीज के बारे में? सर कोई भी चीज रियल एस्टेट में, अगर कोई भी लोग सोचते कि ऐसा ही होगा बट एक्चुअली वो वैसा नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि रियल एस्टेट डेवलपर बहुत पैसा कमाता है, सो इज इट अ मिथ? और रियल एस्टेट डेवलपर बहुत पैसा नहीं कमाता है। तुमको अगर लिस्टेड कंपनीज का देखना है तो तुम जाकर के देख सकते हो, लोडा, DLF एंड ऑल अदर कंपनीज हु आर लिस्टेड एक 20 से 25% के मार्जिन पे काम करते हैं। ओके। और 20 से 25% मार्जिन पे काम करते हैं। तुम उनका टिकट साइज देखोगे विच इज लाइक यू नो जो कॉर्पोरेट बिल्डर्स के बाद में सेकंड लाइन बिल्डर्स हैं उनका ऑलमोस्ट 50% या 70% हायर रहता है। अगर सपोज करो 70% हायर और 20-25% मार्जिन कमा रहा है, तो जो बाकी दूसरे बिल्डर्स हैं वो कितना मार्जिन कमा रहे होंगे? 10 to 15% इज अ वेरी गुड मार्जिन विच आई कंसिडर। मैं मेरे प्रोजेक्ट में 10 to 15% मार्जिन कंसिडर करके चलता हूँ। और बाकी लोगों को, इनफैक्ट एक बार मैंने मेरे स्टाफ से ही पूछा था, मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दूं तुमको। तो मैंने उसको पूछा कि यार तुमको क्या लगता है कि कितना कमाते होंगे अपने फ्लैट के पीछे में? तो बोलता है कि सर 50% तो पक्का कमाते होंगे, अगर 1 करोड़ का फ्लैट है तो 50 लाख आप कमाते होंगे। तो मुझे आई गॉट सरप्राइज कि मतलब मेरा स्टाफ जो खुद काम कर रहा है रियल एस्टेट में, अगर वो ये बोल रहा है कि 50% लोगों का तो प्रॉफिट है, तो लोग पता नहीं क्या सोचते हो, बट दैट इज नॉट ट्रूथ। इफ यू सी, तो जो लोगों को नहीं दिखता है, यू गो ऑन द लाइक यू नो टैक्सेशन साइड।
टैक्सेशन इज वेरी हाई। अभी अपन मटेरियल परचेज करते हैं, उसके ऊपर में जीएसटी देते हैं, लैंड परचेज करते हैं, उसमें स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, गवर्नमेंट से प्लान सैंक्शन कराते हैं, उसमें गवर्नमेंट को प्लान पासिंग की फीस देते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस देते हैं, उसके बाद में इनकम टैक्स भरते हैं, उसके बाद में फ्लैट जब कस्टमर का रजिस्टर होता है उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देते हैं, जीएसटी देते हैं। सो इफ यू कंसिडर सो मेनी टैक्सेशन, तो अगर सारी चीजों को कंसिडर किया और एक फ्लैट सपोज करो तुम्हें पड़ता है 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ में 30 to 40% इज इन टैक्सेशन ओनली, जो टैक्सेस के फॉर्म में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस मिला करके। अभी तुमने 30-40 तक का टैक्सेशन में दे दिया तो बचता कितना, 60 to 70%। करेक्ट। तो 60% में तुमको प्रोडक्ट में डिलीवरी भी करना है, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, तुम्हारा स्टाफ कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, बाकी सारा कुछ लेकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट तो लॉस में भी जाते हैं। जी बिल्कुल। तो दिस इज अ मिथ। अगर ये मिथ नहीं होता तो तुम देखते बहुत सारे बिल्डर्स बैंकरप्ट हो जाते हैं। क्यों बैंकरप्ट हो जाते हैं? बिल्कुल, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। स्टिल पीपल फाइंड रियल एस्टेट मार्केट वेरी ल्यूक्रेटिव। ऐसा क्यों है सर? फिर भी लोगों को रियल एस्टेट डेवलपर बनना है। आज का ब्रोकर, हिज नेक्स्ट ड्रीम इज टू बिकम अ रियल एस्टेट डेवलपर। जस्ट ही सी दैट कि बाबा दैट इज द बेंचमार्क फॉर एवरीवन। देखो उसमें कैसा होता है, जैसे अभी मैंने बताया कि कॉर्पोरेट्स आर आल्सो कमिंग। उसमें रीजन क्या है कि टिकट साइज इज ह्यूज। अभी सपोज करो एक प्रोजेक्ट डेवलपर जब करता है तो दैट इज अ 400-500 करोड़ प्रोजेक्ट। एक मतलब मैं बात करता हूँ अगर 2-2.5 करोड़ एकड़ की प्रोजेक्ट है तो 400 से 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर उसमें तुमने 10% भी कमाया तो दैट अमाउंट इज ह्यूज। 30 से 40 करोड़ तुम कमाते हो जी। बट अगर तुम सेम टाइम पे दूसरे बिजनेस देखते हो तो वहां पे 400 करोड़ के प्रोजेक्ट पे पहुंचने के लिए या 400 करोड़ का टर्नओवर पहुंचने के लिए इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर एनीबडी। अगर मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं XYZ, तो जो कंपनीज वहां पे हैं, अगर वो कंपनीज 1000 करोड़ का टर्नओवर करती हैं तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी बिग कंपनीज इन इंडिया लेवल। एंड इन रियल एस्टेट इफ यू आर डूइंग टर्नओवर ऑफ से 1000 करोड़, so you are okay kind of builder. You are not like top category of India. Okay. That is like that. Interesting. Okay sir, अभी तो आपने मिथ की बात की, लेकिन मुझे अभी जानना है सर, बहुत से लोगों को रियल एस्टेट के बारे में ऐसा कौन सा सच है जो वो से कंज्यूमर्स, होम बायर्स और जो भी लोग या फिर रियल एस्टेट डेवलपर है जो अब तक समझ नहीं पाए हैं? What do you think? जो रियल एस्टेट के बारे में बहुत बड़ा मिथ है जो लोग समझ नहीं पाए हैं, वो लोगों का ऐसा मानना रहता है कि एक तो बिल्डर बहुत पैसे कमाता है, ठीक है, और वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि लोगों को लगता है कि ये सारा बिल्डर जानबूझ के कर रहा है। अभी सपोज करो आपने फ्लैट परचेज किया, ठीक है, अभी उस एरिया में रोड्स नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आप बोलते हो यार ये बिल्डर ने डिलीवर किया इस एरिया में और इस एरिया में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बिल्डर जब प्लान सैंक्शन कराता है और जब बिल्डर प्रोजेक्ट अप्रूव कराता है तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को उस एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए जो फीस होती है वो ऑलरेडी भर चुका होता है और वहां पे वो गवर्नमेंट के साइड से डिले होता है, जो कि चीजें आने में टाइम लगता है। तो ये लोगों को लगता है कि ये बिल्डर ने किया, अभी वो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बिल्डर तो उस एरिया में ही काम कर रहा है जहां पे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तभी इंफ्रास्ट्रक्चर की फीस भर दिया। तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उसका जो कैंपस है, उसके कैंपस के बाहर की सारी जितनी सारी चीजें हैं वो सारा गवर्नमेंट का काम है डेवलप करना, और वहां पे कई बार गवर्नमेंट फेल होती है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होती है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये कुछ अलग पर्सपेक्टिव सर मुझे आज जानने मिला जो आपने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का यू ऑलरेडी पे टू द गवर्नमेंट एंड जब वो कंप्लीट नहीं होता है तो उसके लिए भी ब्लेम आपको ही लेना पड़ता है फ्रॉम दी होम बायर्स। ओके सर, क्वाइट एन इंटरेस्टिंग आंसर, और मुझे भी काफी इंसाइट मिला इससे सर। आज के टाइम पे लैंड प्राइसेस बहुत हाई है, इंडियन बायर्स काफी प्राइस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे एक बिल्डर प्रॉफिट मार्जिन और क्वालिटी को कैसे मेंटेन करता है? फॉर दैट यू शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। ओके, सी अभी तुमको पता है कि तुम्हारा इनपुट कॉस्ट जो है, सपोज करो तुम्हारा लैंड है, तुम्हारा रॉ मटेरियल है, बोथ द थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव। तुम्हारी गवर्नमेंट की प्लान पासिंग की फीस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। तो जब तुम्हें बेचना है तो कस्टमर क्या देखता है कि प्राइस कौन कितना कम बेच रहा है, साथ में कस्टमर ये भी देखता है कि स्पेक्स कितना दे रहा है। मेरा ये मानना है कि अगर सपोज करो तुम काम अच्छा करते हो, तुम क्वालिटी अच्छी डिलीवर कर रहे हो, तो कस्टमर तुमको पैसा देता है जी। उसके बाद में तुमको अगर प्राइस भी मेंटेन करनी है, तुम्हें अपना प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना है, दैट यू कैन अचीव ओनली थ्रू द मैनेजमेंट। तुमको फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा,
तुमको जो सपोज करो साइकिल है 5 साल की, उसको 2 साल 3 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर करना पड़ेगा। अगर तुमने 2 से 3 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर किया तो तुम्हारा जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा। उसके बाद में तुम्हारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा। तुमने आज सपोज करो लैंड ली, अभी वो लैंड को तुमने 3 साल के अंदर में डेवलप करके डिलीवर कर दिया कस्टमर को, तो तुम्हारा उसके ऊपर में लैंड के ऊपर में जो एक्सपेंसेस थे, गवर्नमेंट के बहुत सारे फीसेज होते हैं जो हर साल तुम्हें भरने पड़ते हैं, उनकी एनए की फीस होती है और बहुत सारे ऐसे दूसरे फीसेज होती हैं, वहां पे तुम्हारा पैसा बचता है क्योंकि उसके बाद तुमने सोसाइटी को हैंड ओवर कर दिया। तो यहाँ पे तुम काफी सारा पैसा बचा सकते हो। और बिजनेस अगर प्रॉपर तरीके से करना है और प्रॉपर तरीके से तुम्हें प्रॉफिट मार्जिन उसमें अर्न करना है, तो ओनली थिंग इज लाइक यू शुड हैव द प्रॉपर मैनेजमेंट, यू शुड हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑन द क्वालिटी, ऑन एवरीथिंग। सपोज करो तुमने अभी क्या होता है, तुमने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया, कॉन्ट्रैक्टर साइड के ऊपर में काम कर रहा है, तुम उसकी चीज को प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हो, तुम उसकी चीजों को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर नहीं कर रहे हो, क्वालिटी चेक्स नहीं कर रहे हो, तो वो अपने तरीके से काम करता है, उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसको तो पैसा मिलने वाला, पैसा लेने के बाद में वो बाहर निकलने वाला। तो अगर तुमने वहां पे प्रॉपर क्वालिटी मेंटेन किया तो तुम्हारा जो डिलीवरेबल होगा, दैट डिलीवरेबल विल बी गुड क्वालिटी। तो अगेन उसके लिए कस्टमर तुमको पैसा देगा, प्रीमियम पे करेगा, तो वहां पे तुम काफी सारा प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हो। तुमने अगर काम अच्छा किया है तो तुमको पैसा मिलेगा, अगर काम अच्छा नहीं किया है तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी। सर अभी आई डिड मल्टीपल पॉडकास्ट और बहुत से रियल एस्टेट डेवलपर आए थे, उनका कहना है कि आज का बिल्डर बहुत ही थिन प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहा है। ठीक है, तो सर अगर किसी रियल एस्टेट डेवलपर को प्रॉफिटेबल रहना है, ही हैज टू गो थ्रू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, उसको मल्टीपल प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम बनाना पड़ेगा, तब जाके ही वो प्रॉफिट मार्जिन ला सकता है। सो सर आपका उस पर क्या पॉइंट है? बिकॉज सर आप कह रहे हो कि इफ मैनेजमेंट इज वेरी स्ट्रांग, अगर मैं पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखता हूँ और उसको कंप्लीटली वेल मैनेज करता हूँ तो मैं उसमें ज्यादा मार्जिन ले पाऊंगा। बट एट द सेम टाइम डेवलपर्स का कहना है कि अभी मार्जिन ही इतना थिन हो गया है बिकॉज ऑफ द लैंड प्राइसेस हो गया या फिर बहुत सी कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, टैक्सेस हो गया, कि आप एक प्रोजेक्ट में इतना प्रॉफिट जनरेट ही नहीं कर पाओगे और उसके लिए आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चलाने पड़ेंगे। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? दैट इज ट्रू। सो बेसिकली इफ यू हैव द मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो तुम्हारे पास में अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो होता क्या है कि तुम्हारे मटेरियल की सोर्सिंग है। सपोज करो तुम मटेरियल परचेज कर रहे हो, तो अगर तुमने मटेरियल, तुम्हारा एक प्रोजेक्ट है तो तुम क्या करोगे, रिटेलर से परचेज करोगे जी। अभी तुम्हारे पास में सेवरल प्रोजेक्ट्स हैं तो तुम क्या कर सकते हो, सोर्स कर सकते हो फैक्ट्री से, तुम सोर्स कर सकते हो डायरेक्टली कंपनी से, तुम कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हो कि मुझे ये प्राइस में ऐसा कस्टमाइज प्रोडक्ट बना के दो। वो जब तुम्हें कस्टमाइज प्रोडक्ट बना के देंगे तो वहां पे तुम प्राइस में बहुत सारा सेविंग कर सकते हो। तुम बल्क बाइंग कर सकते हो। सपोज करो आज मैं जा रहा हूँ, मुझे लिफ्ट इंस्टॉल करनी है मेरे एक टावर में, तो लिफ्ट में एक टावर में सपोज करो 2 से 3 लिफ्ट इंस्टॉल करनी है, तो मैं जब उसका कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ और निगोशिएट करता हूँ, सपोज करो मैं किसी भी ब्रांड से निगोशिएट कर रहा हूँ, तो मैं जब वहां पे 2 लिफ्ट के लिए निगोशिएट करूंगा वर्सेस मैं 20 लिफ्ट के लिए निगोशिएट करूंगा, देन आई विल गेट वेरी गुड डील। तो वहां पे तुम प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हो बल्क बाइंग करके। और बल्क बाइंग तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास में नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ज्यादा होंगे। इंटरेस्टिंग। ओके, सो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी आपको करने पड़ेंगे इफ यू वांट टू स्टे इन द मार्केट, और उसी के साथ आपको मैनेजमेंट भी काफी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी और उसको भी काफी अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। यही चीजें जो आपको एक रियल एस्टेट डेवलपर को ये कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करा सकती है। सर नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसपे हमने पहले भी बात की है। सर आप कहते हो कि रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है और अभी रियल एस्टेट ऑर्गेनाइज हो रहा है। आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीजें अभी ऑर्गेनाइज होनी बाकी है जिसे ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है अभी रियल एस्टेट में? व्हाट डू यू थिंक? सी रियल एस्टेट में अभी बहुत सारी चीजें ऑर्गेनाइज करने के लिए बची हुई हैं। लाइक अगर आप देखोगे तो लाइसेंसिंग पार्ट, गवर्नमेंट के सैंक्शंस पार्ट, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। जो लैंड परचेज करता है बिल्डर, या फिर बिल्डर जब लैंड एक्वायर करता है तो उस समय बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। जैसे अगर आप कई सारे डेवलप नेशन में जाओगे तो वहां पे लैंड परचेज करते टाइम पे या लैंड डेवलपमेंट के लिए देते टाइम पे गवर्नमेंट का बहुत सारा कंट्रोल होता है। वो कंट्रोल्स की वजह से क्या होता है कि वहां पे काफी सारे इश्यूज नहीं आते हैं। वो सारे इश्यूज नहीं आने की वजह से क्या होता है कि आपकी डिलीवरी फास्ट होती है, आपकी डिलीवरी कंट्रोल्ड होती है, कस्टमर को भी जो प्राइस मिलता है वो काफी कंट्रोल्ड प्राइस मिलता है। अभी क्या होता है, जब अपने लैंड लेते हैं तो बहुत सारा पैसा अपना लैंड एक्वायर करने के टाइम पे जाता है जो कि मिसलेनियस कॉस्ट होती है जी, जो कि एक्चुअली नहीं लगनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ लिटिगेशन लेके आते हैं टू जस्ट एक्सट्रैक्ट द मनी।
तो ये सारा कुछ भी जो एक्स्ट्रा है, जो मिडिल मैन का पैसा है, जो लैंड के टाइम पे इश्यूज क्रिएट करके लेते हैं, अभी इफ यू सी देयर इज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, नेक्सस, जो बिल्डर से पैसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म निकालते हैं। Is it? Yes. अच्छा, ये कैसा काम करता है सर, इफ यू कुड एलैबोरेट? सपोज करो अभी क्या होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसमें अननेसेसरी के फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं, फॉल्स केसेस क्रिएट किए जाते हैं, ओके, जो एक्चुअली में सही नहीं होता है। वो केसेस इसीलिए किए जाते हैं ताकि वो बिल्डर को उसके बेसिस पे थोड़ा दिखा करके कि आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, आपकी टाइटल क्लियर नहीं है, आपसे पैसा एक्सट्रैक्ट किया जा सके। तो ये सारा कुछ पैसा अगर सपोज करो लैंड प्रॉपर तरीके से होगी, गवर्नमेंट की तरफ से उसकी मॉनिटरिंग होगी, उसके कंट्रोल होगे, तो ये सारा कुछ पैसा बच सकता है। और होगा क्या, अल्टीमेटली कस्टमर को इसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, ओके, कस्टमर को इसके बेनिफिट पास ऑन होंगे। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। अभी कस्टमर्स के लिए तो बहुत सी चीजें आपने बताई, इवन रियल एस्टेट डेवलपर और आज की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसके बारे में भी हमने बहुत सी चीजें बात की। सर नाउ विल कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट, बिकॉज अभी हमने टॉप 10 सिटीज की, टियर 1 सिटीज की बात की, बट सर अभी रियल एस्टेट पोटेंशियल सर अदर सिटीज में भी है। सो आई वांट टू आस्क यू, आज के इंडिया में अगर आपको एक सिटी रिकमेंड करनी हो जहां ग्रोथ, लाइफस्टाइल और अपॉर्चुनिटी सब मिले, तो वो कौन सी सिटी होगी सर? See, there are several cities, but I'll name Indore is very good. Okay. So if you'll see, they are continuously getting a lot of opportunity, and a lot of prizes. Indore has won recently for lifestyle, for cleanest city, and a lot of other things. So there is also a lot of opportunity. Nasik is also doing very good. Panvel is doing fantastic because of the new airport. If you see that area, so a lot of corporates have already taken the land over there. You go to the Panvel, so Godrej, lot of corporates, all the corporates have already taken the land over here, and everybody is coming into that area. So whatever the prices you see over there right now, it is going to boom like anything. So these are a couple of areas which is going to grow. In the Pune also, like lot of areas, if you see the western corridor of the Pune, this is again going to be like lot of price appreciation and lot of boom is coming, because if you see the metro is giving lot of connectivity to different areas, और मेट्रो मुझे लगता है कि और थोड़े टाइम में सारे जगह पे ऑपरेशनल हो जाएगा जहाँ पे भी काम चल रहा है। तो एक बार मेट्रो आ गया तो मेट्रो से कनेक्टिविटी होने के बाद में 1-2 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक के एरिया जो रहते हैं उसमें काफी प्राइसेस बूम आ जाते हैं। अगर आप मुंबई को ऑब्जर्व करो या बाकी वर्ल्ड की कोई भी सिटीज को ऑब्जर्व करो, तो मेट्रो के पास के जो एरिया रहते हैं वहाँ पे प्राइसेस काफी हाई होते हैं, बिकॉज कम्यूट करना काफी इजी हो जाता है जी। तो ऐसे काफी सारे एरिया में ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। सर जब मार्केट में हर कोई शॉर्ट टर्म खेल रहा है तो लॉन्ग टर्म ट्रस्ट कैसे आप बिल्ड करते हो विद बायर्स एंड ब्रोकर्स? सी विद द बायर्स एंड ब्रोकर्स, जो मैंने आज तक किया है, मैंने मेरे कमिटमेंट को हमेशा फुलफिल किया है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू इज स्टिक टू योर वर्ड्स। जो भी आप बोल रहे हो वो डिलीवर करो, वो क्वालिटी डिलीवर करो। कोशिश ये करो कि जो आप कमिटमेंट कर रहे हो उससे बेटर क्वालिटी डिलीवर करो, सो दैट लॉन्ग रन में कस्टमर आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट को जब देखेगा कि आपने कैसे डिलीवरी की है, आपने क्या कमिटमेंट किया था, क्या प्राइस पे आपने क्या डिलीवर किया है, दे विल ऑलवेज ट्रस्ट यू। और कस्टमर की जो भी इश्यूज रहते हैं, बायर्स के सपोज को जो भी इश्यूज रहते हैं, या आपके जो भी पार्टनर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं, उनके जो भी इश्यूज हैं उसको समझो और उसको रिजॉल्व करो। अगर आप बहुत टाइम तक अपने जो भी एसोसिएटेड लोग हैं उनके इश्यूज को सुन करके उसको रिजॉल्व नहीं करोगे तो दे विल बी स्टार्ट लूजिंग ट्रस्ट इन यू। सो दैट इज द बेस्ट थिंग, व्हाटएवर यू चार्ज यू डिलीवर मोर देन दैट। सर कमिंग टू दी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जब ये रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए क्वेश्चन है, जो भी इमर्जिंग रियल एस्टेट डेवलपर है या फिर जो भी रियल एस्टेट डेवलपर बनना चाह रहे हैं, सर जब आप एक प्रोजेक्ट प्लान करते हो, बहुत से डीलेज, अप्रूवल्स, इन्फ्लेशन, इन सब के लिए कितना टाइम एंड मनी बफर रखना चाहिए? ग्राउंड रियलिटी क्या है इस प्लानिंग? सी, अगर तुम पहली बार कर रहे हो तो तुमको टाइम वाइज बहुत सारा बफर रखना पड़ता है। okay. और अगर तुमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है देन यू नो कि कितना टाइम तुम ले सकते हो। नॉर्मली तुमको लाइजनिंग के लिए प्रोजेक्ट में 5 से 6 महीने के अंदर तुम लाइजनिंग कंप्लीट कर सकते हो, इफ एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ। और अगर सपोज करो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो तुम एक 5-6 महीने का और बफर अपने पास रख सकते हो।
कॉस्ट वाइज जब तुम प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हो तो तुमको जो तुम्हारा इनपुट कॉस्ट है उसका अराउंड 10 to 15% तुमको बफर रखना चाहिए कि सपोज करो जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट डिलीवर होने वाले हैं, अभी सपोज करो इन्फ्लेशन है वो 5-6% पे चल रहा है, तो तुमने जिस रेट पे जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट क्योंकि तुम्हारा 2 से 3 साल अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो और ज़्यादा टाइम लगता है। आज सपोज करो तुमने ये कैलकुलेट किया हुआ है क्योंकि फ्लैट तो तुमने सपोज करो कि बेच दिया शुरू के स्टार्ट में ही, तुम जब डिलीवर करने जाओगे तो सपोज करो तुमने बेचा है कोई फ्लैट, अगर ये पकड़ करके कि मैं 80 लाख में बेचा है, उसमें मेरे को 10 लाख या 15 लाख फायदा होगा जी, ठीक है। अभी तुमने 10 या 15 लाख फायदे पे बेच दिया और तुम्हारा जो इनपुट कॉस्ट है वो 4 साल में अगर इन्फ्लेशन तुमने 5% पकड़ा तो 25% तो तुम्हारा ऐसे ही बढ़ गया 5 साल में अगर डिलीवर हो रहा है तो। अभी तुमने 80 लाख में था और 80 लाख में तुमने 10 लाख का प्रॉफिट पकड़ा था, तो वहां पे ही तुम्हारा 25% बढ़ गया इनपुट कॉस्ट, तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाएगा जी। तो तुम्हें 10 to 15% तो पकड़ना ही चाहिए, और जो कॉस्टिंग पकड़ो वो आज की मत पकड़ो, विद द इन्फ्लेटेड कॉस्टिंग पकड़ो जी। कि हर साल 5 से 6% तुम्हारा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उतना तुम्हारी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी। इसके हिसाब से अगर तुमने कॉस्टिंग पकड़ा तब तुम्हारी रियलिस्टिक फिगर होगी, तभी प्रोजेक्ट तुम प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर पाओगे। वंडरफुल सर, थैंक यू। जो भी इमर्जिंग रियल एस्टेट डेवलपर हो गए या फिर जो भी स्टार्ट करना चाहते हो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल था और आपने उसको एकदम वैल्यू बेस्ड आंसर किया। सर, नाउ आई एम कमिंग टू द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इफ यू हैड टू नेम द मेक और ब्रेक मोमेंट इन योर ग्रोथ, व्हाट वुड इट बी? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो आई विल से मेक और ब्रेक मोमेंट इज समथिंग व्हेन आई डिड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। So in the first project, when like I have already told you, when we had given the contact to one of the builder, so उसने अगर प्रॉपर तरीके से सब कुछ डिलीवर किया होता था तो मैं बिल्डर नहीं बनता था। करेक्ट। तो उसने प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं किया। आफ्टर दैट मोमेंट, वॉट एवर आई एम टूडे राइट नाउ, बिकॉज ऑफ दैट मोमेंट। इंटरेस्टिंग। तो सो उस समय ये डिसाइड किया था कि नहीं यार, इसने सेटिस्फैक्शन लेवल पे डिलीवर नहीं किया, तो अभी मुझे ये सब चीजें अपने ओनरशिप में लेकर के डिलीवर करना पड़ेगा। तो वहां से जो साइकिल स्टार्ट हुई वो ये 15 इयर्स में जर्नी कंप्लीट की। वाओ, इंटरेस्टिंग सर। नाउ आई एम कमिंग टू द क्लोजिंग क्वेश्चन ऑफ दिस पॉडकास्ट। सर, जो भी डेवलपर्स, ठीक है, होम बायर्स एंड ब्रोकर्स, इन तीनों के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? बिकॉज यू आर द वेरी फर्स्ट वन जिन्होंने कहा कि रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज होने की बहुत ज़रूरत है और उसको फास्टर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बिकॉज द काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट वी हैव, वी नीड लॉट ऑफ हाउस एब्जॉर्प्शन, रियल एस्टेट एब्जॉर्प्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर फास्ट ग्रोथ करना है। तो सर, ऐसे क्या पॉइंट है जिसके बारे में आप उनको सजेस्ट करना चाहोगे? फर्स्टली डेवलपर्स, देन ब्रोकर्स एंड देन होम बायर्स। सी, उसमें मेरा एक ही सजेशन है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमेशा फोकस करो क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर में। टू डेवलपर्स, यस, डेवलपर्स के लिए और जब बायर्स के लिए भी है। जब तुम परचेज करने जा रहे हो तो तुम ये देखो कि बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, उसके स्पेक्स क्या है जो वो डिलीवर कर रहा है। जो चीज तुम आज देख रहे हो सकता है 5 साल बाद में वो एक लेवल पे नीचे आ जाए, ठीक है, उसमें मार्केट में कुछ नया अवेलेबल रहे। तो तुम कोशिश ये करो कि जो डेवलपर अपने आप को हमेशा अपग्रेड करता है, उस डेवलपर के साथ में फ्लैट परचेज करो, सो दैट टाइम के साथ में वो तुमको जो डिलीवरी देगा वो मार्केट के हिसाब से लेटेस्ट रहे। ब्रोकर्स के लिए ये है कि जब भी तुम जिस डेवलपर के साथ में काम कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तभी वो तुम्हारे लिए लॉन्ग रन में तुम्हारे लिए धंधा लेके आएगा। तो तुम ऐसे बिल्डर्स के साथ में काम करो जो काम अच्छा कर रहे हैं, क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, टाइम पे डिलीवर कर रहे हैं, सारे लोगों को प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लोगों के साथ में काम करना। इसमें फोकस ये है कि ऑलवेज गो विथ सच काइंड ऑफ प्रोजेक्ट where they are putting focus on the latest things, latest technologies, latest whatever the market materials are available, they are using those kind of materials। और जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट में लग्जरी पे फोकस है, so try to focus on that side where you are putting, like, you know, seeing the luxury and all those things। So that is going to be future because India is growing very fast, so luxurious project and luxurious product is going to be next। And what about the home buyers, sir? What do you think? For the home buyers also same thing। So you always like, जब भी आप परचेज करते हो, होता कैसा है कि आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती रहती है डे बाय डे।
सपोज करो आज आपने फ्लैट लिया 2 BHK और 2 BHK आप परचेज कर रहे हो और सपोज करो 70-80 lakhs में आप परचेज कर रहे हो, और अगर आप थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो 3 BHK परचेज कर सकते हो तो ट्राई टू गो फॉर द 3 BHK, बिकॉज आपकी फैमिली इंक्रीज होने जा रही है, फैमिली बढ़ती जाती है, रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, और आज सपोज करो आप 1 लाख या 2 लाख रुपए कमा रहे हो तो कल की डेट में आपकी इनकम और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आपको जब सपोज करो 3 साल बाद डिलीवरी हो रही है और आपने अगर अगर 2 BHK ले लिया, 3 साल बाद डिलीवरी हो रही है तो वही 2 BHK फिर आपको छोटा लगने लगेगा। तो थोड़ा स्ट्रेच करो अपने आप को, स्ट्रेच करके अगर आपने लिया तो आपको वो बेटर फील होगा। ओके, इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल आंसर। सर मुझे लगता है ये पॉडकास्ट बहुत इंसाइटफुल रहने वाला है मेरे सभी व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट सर, आपने बहुत से वैल्यूएबल इंसाइट दिए एंड इट वाज वंडरफुल होस्टिंग यू हियर। थैंक यू निखिल। सो दिस वाज संजय सिंह सर, फाउंडर एंड एमडी ऑफ इंजीनियर्स होराइजन। आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा, बहुत सी इंसाइटफुल चीजें इन्होंने इस पॉडकास्ट में दी है। डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। दिस इज निखिल मौर्य साइनिंग ऑफ, बाय बाय।